बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। आपको न्यू पाकिस्तान में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपकी सुबह अच्छे तरीके से शुरू हुई होगी और ये दुआ भी करती हूँ कि आपका दिन भी अच्छा गुजरे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत मज़े की चीज़ें आपके सामने रखेंगे। कुछ ब्यूटी टिप्स भी आपको देंगे, दीगर टॉपिक्स के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले और सबसे जल्दी जाना चाहूँगी जिस टॉपिक की जानिब, वो है जी जनाब 2 साल बाद, यानी कि कोरोना के इन 2 सालों के अरसे में इतना अरसा पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री बिल्कुल ऐसे जैसे बंद हो गई थी और कोई फिल्म रिलीज़ भी नहीं हो रही थी। तो हालिया दिनों में एक फिल्म रिलीज़ हुई है, खेल खेल में, आप जान गए होंगे, इसके बारे में बात करूँगी। लेकिन सबसे पहले इसका ट्रेलर आपको दिखाती हूँ। बेहतरीन ट्रेलर। मैंने जब पहली मरतबा इस फिल्म का नाम सुना था खेल खेल में, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद रूटीन की कोई फिल्म होगी जैसे हमारे बनती हैं, किसी सोशल इश्यूज़ पे बनती हैं या कोई रोमांटिक मूवीज़ बनती हैं। लेकिन जब इसका ट्रेलर मैंने देखा, आप यकीन जाने मैं हैरान रह गई। इतनी ज़बरदस्त डायरेक्शन, इतने ज़बरदस्त डायलॉग्स और सबसे बड़ी बात, इस तरह के इशू पर, किसी हिस्टोरिक इशू पर, ख़ास तौर पर ऐसा सेंसिटिव इशू जो कि सकूते ढाका जैसा हो, इस तरह के इशू पर फिल्म बनाना, मैं कहती हूँ, मैं तो सल्यूट पेश करती हूँ उन लोगों को जिन्होंने ये फिल्म बनाई, जिसमें इसमें जिन लोगों ने इसमें काम किया, जिन एक्टर्स ने इसमें काम किया। और इसमें बड़ी मज़े की चीज़ एक ये भी है कि एक तरफ तो एक बहुत बड़ी कास्ट इसमें मौजूद है। मंजर सहबाई साहब मौजूद हैं, समीना अहमद हैं, मरीना खान हैं, जावेद शेख हैं, और साथ ही साथ न्यू कास्ट इस फिल्म में रखी गई है। मतलब बिल्कुल फ्रेश फेसेस हैं जो कि इस फिल्म में मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, हम चलते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं बिलाल अब्बास हैं जो कि इस फिल्म के हीरो हैं, और साथ ही साथ तो आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू। अच्छा नबील, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, कैसे ख्याल आया इस तरह के टॉपिक पे फिल्म बनाना? क्योंकि हम देखते आए हैं कि ड्रामे तो बनते रहे हैं, दास्तान ड्रामा बना, आंगन बना, और इस तरह के कई 1965 वॉर्स पर ड्रामे बनते रहे हैं, लेकिन 1971 पर आज तक कोई ऐसा ड्रामा नहीं बना, फिल्म नहीं बनी। तो आपको कैसे ख्याल आया कि इस तरह के टॉपिक पे फिल्म बनाई जाए? असल में आई थिंक कि एज ए मेकर आपके जहन में कुछ चीज़ें होती हैं जो सबकॉन्शियसली जो है वो चल रही होती हैं, बट आई थिंक एक टाइम होता है जब आपको लगता है कि यार अब ये चीज़ करनी चाहिए। तो आई थिंक कि इस साल जो है वो 50 साल पूरे हो रहे थे सकूते ढाका को, और हमें यही एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि सकूते ढाका को लेकर या 1971 की वॉर को लेकर इस पे ऊपर जो है वो ज़्यादा बात की नहीं गई है, बिकॉज इसको हमारे यहाँ बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल जो है वो समझा जाता है। तो आई डोंट नो कि लोग क्यों थोड़ा सा इससे कतराते रहे हैं पास में। तो हमने कोशिश की कि यार अब हम इसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज 50 साल हो चुके हैं और हमने बात नहीं की, और जो हमारे साइड की कहानी है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो हम बताया जाए। बिकॉज क्योंकि पिछले 50 सालों में देखा जाए तो हमने सिर्फ एक ही वर्जन सुना है, या एक ही साइड की कहानी सुनी है, जो कि या तो इंडिया की तरफ से बताई गई है या फिर जो इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से बताई गई है। तो हमने कभी भी अपनी कहानी तो जो है वो बताई ही नहीं, जस्ट बिकॉज कि मे बी ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया था शायद इस वजह से, या वॉर हार गए थे तो हारी हुई चीज़ पे ज़्यादा बात की नहीं जाती। तो हमने कोशिश की है कि इस बार जो है वो इस बारे में बात करें, और नॉट जस्ट अपने पास्ट के बारे में, बट उस पास्ट से कुछ सीखते हुए जो है वो फ्यूचर की बात करें। और जो इस सारी चीज़ में कोलेटरल डैमेज है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज तक जो है वो बांग्लादेश में मौजूद हैं, स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी, और बहुत सारे पाकिस्तान में भी हैं स्ट्रैंडेड बंगाली, तो उनके बारे में जो है वो बात की जा सके और इस मसले को जो है वो थोड़ा सा इस पर हाईलाइट किया जा सके। ये बहुत अच्छी आपने बात की कि मतलब अभी हमें अब इस पे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब 50 साल होने वाले हैं सकूते ढाका को, तो इस चीज़ को भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। हमने बाकी साइड्स की स्टोरीज तो सुनी हैं, हमें अपनी साइड भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है दुनिया को कि एक्चुअली यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ पे क्या मसाइल थे, या ये मसला क्यों पेश आया था, सकूते ढाका क्यों हुआ था। बिलाल, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप की शायद ये गालिबन पहली फिल्म है, कैसा फील हुआ पहली फिल्म, और वो भी किसी हिस्टोरिकल टॉपिक पे बनी हो, कैसा महसूस हुआ आपको? मेरी ये दूसरी फिल्म है। अच्छा। और ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। एक अच्छी टीम के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं, अच्छे एक्टर्स के साथ कर रहे होते हैं, अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, तो ये इट्सेल्फ यही डिज़ायर होती है मेरी हमेशा। और हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं फिल्म में, जिन इंसिडेंट्स को नरेट कर रहे हैं, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह नबील ने कहा, 50 साल हो गए, आज तक किसी ने इस पे हमारे मुल्क से कभी ना ड्रामा बना, ना टेलीफिल्म बनी, कभी किसी ने इस इशू को एड्रेस नहीं किया।
तो आई थिंक इट वाज हाई टाइम कि इस इशू को भी एड्रेस किया जाए, और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा बिलाल, एक रोमांटिक फिल्म या ड्रामे में काम करना या फिर किसी सोशल इशू पर काम करना, उससे हटकर इस तरह की फिल्म में काम करना, क्योंकि हम इसको सोशल इशू नहीं कह सकते, ये एक अलग ही मामला है। एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि इसमें डायलॉग डिलीवरी या फिर उन चीज़ों को भी सामने रख के बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्या? नहीं जी, मेरे लिए मुश्किल नहीं होता, बिकॉज मेरे लिए ये एक अलग कैरेक्टर होता है और मेरा ये काम है। मैं हमेशा एक ही तरह के कैरेक्टर्स नहीं करना चाहता। और मैं खुद हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट साइन करूं, चाहे वो टेलीविज़न के लिए हो या बड़ी फिल्म के मीडियम के लिए हो, मैं बस पिछले काम से डिफरेंट हो और कुछ ऐसी चीज़ हो जो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग हो, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर हो। तो मेरे लिए तो इट वाज जस्ट सिंपल कैरेक्टर, एक नया कैरेक्टर था मेरे लिए, तो इसलिए मुझे कोई मुश्किल या कोई ऐसी चीज़, एंड प्लस ऐसी कोई बात, मेरा जिस तरह कैरेक्टर है, मैंने कोई ऐसी चीज़, डायलॉग्स या कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से मुझे मुश्किल फेस आए। अगर आप फिल्म देखेंगे आपको आइडिया होगा। चलिए इंशाल्लाह, अब तो मैं फिल्म ज़रूर देखूंगी क्योंकि इसका मैं ट्रेलर देख रही थी। जी आप बात कर रहे थे नबील? जी बस मैं कह रहा था ये थोड़े मॉडेस्ट हैं, तो वो कह रहे हैं कि ज़्यादा इन्होंने मेहनत नहीं की, बट आई थिंक बहुत जो है वो मेहनत हुई है फिल्म पे, और बहुत सबने बहुत मेहनत की। मेहनत तो खैर हर चीज़ में चाहिए होती है, चाहे आप किसी फील्ड में जितने मर्जी अरसे से हों, आपको मेहनत तो बहरहाल हर चीज़ में चाहिए होती है। नबील, आपसे मैं सवाल पूछना चाह रही थी कि ये काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है, बार बार एक ही मैं बात कर रही हूँ क्योंकि हम रूटीन में ऐसे टॉपिक्स पे अपनी फिल्में यहाँ पर नहीं देखते हैं। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है और आपको इसकी डायरेक्शन में क्या कोई मुश्किलात पेश आएँ, क्योंकि ऐसे टॉपिक को बहरहाल हम लोग ज़्यादा मेहनत देते हैं, ज़्यादा तवज्जो देते हैं? अच्छा, रिस्पांस माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बिकॉज जब फिल्म को एक हफ्ता हो चुका है रिलीज़ हुए हुए, इनफैक्ट एक हफ्ते से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, और रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है कंसिडरिंग के 2 साल के बाद सिनेमास खुले और लोग जो हैं वो सिनेमा वापस आने की, अब उनकी आदत से वापस से जो है वो डालनी पड़ेगी, बिकॉज 2 साल का अरसा जो है वो काफ़ी तवील अरसा होता है। तो अब जो है लोग आना शुरू हुए और लोगों को बहुत पसंद आ रही है, बिकॉज हम लोग प्रमोशन के लिए भी बीच में गए, हमने कुछ फिल्म जो है वो आम ऑडियंस के साथ भी देखी है, तो उनका रिस्पांस जो है बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह से, वेरी पॉजिटिव, बिकॉज आई थिंक ऑडियंस भी काफ़ी जो है वो थक चुकी है सेम रूटीन चीज़ें देख के, तो उनके लिए काफ़ी एक नई चीज़ है, और पहली बार ऐसा कि कोई हिस्टोरिकल चीज़ को लेके जो है वो यूथ बेस्ड कोई चीज़ बनाई गई है, तो उनको काफ़ी जो है वो पसंद आई है। इनफैक्ट कल रात को हमारी जो है वो इस्लामाबाद में स्पेशल स्क्रीनिंग थी जिसमें प्रेसिडेंट साहब वॉज ऑल्सो देयर एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वॉज ऑल्सो देयर, सो बहुत उनको पसंद आई, इनफैक्ट प्रेसिडेंट साहब को बहुत पसंद आई, तो आई थिंक बहुत बड़े ऑनर की बात है एज ए मेकर हमारे लिए, एज ए ऑल द कास्ट मेंबर एंड द क्रू। अच्छा नबील, इसका ट्रेलर मैं देख रही थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो है इस तरह की फिल्म देखी है, ये तो वाकई बहुत ज़बरदस्त बात है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से भी इस फिल्म को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं भी इसका जब ट्रेलर देख रही थी, इसमें एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि बहुत एनर्जेटिक ये फिल्म लग रही है। इसका जो ट्रेलर है बहुत एनर्जेटिक है, मतलब आप चाहे वो कास्ट को देखें, चाहे डायलॉग्स को देखें, चाहे वो ट्रेलर को वैसे ही आप देख रहे हो एक व्यूअर के तौर पे, तो बहुत एक एनर्जेटिक सी फील आती है। जो आपने नई कास्ट बीच में डाली है, नए एक्टर एक्ट्रेसेस को डाला है, उनके साथ काम करना क्या मुश्किल लगा या आसान था? ये एनर्जी कहीं ना कहीं तो नई जानिब से जो नई कास्ट आई है उनकी तरफ से भी तो आई है। नहीं बिल्कुल, आई थिंक नई कास्ट की वजह से भी आई है। इनफैक्ट आई बिलीव के नॉट जस्ट ऑल द मेन एक्टर्स, मतलब हीरो हीरोइन तो ऑब्वियसली पूरी जान डालते हैं फिल्म, बट सपोर्टिंग बिल्कुल वो तो पूरी जान डालते हैं अपनी फिल्म में, और इवन द बैकग्राउंड एक्टर्स, बिकॉज हर कोई अपना जो है वो पार्ट प्ले कर रहा होता है, और नए जो जितने भी फिल्म के अंदर एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज दे वर ऑल देयर विद देयर होल पॉजिटिव एनर्जी, एंड ऑब्वियसली यूथ बेस्ड फिल्म है तो उसको थोड़ा सा एनर्जेटिक तो होना चाहिए, बिकॉज जब आप यूथ की बात करते हैं तो ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो ज़रा रिलेटेबल हो उनसे। तो डेफिनेटली फिल्म का ट्रेलर बहुत हाई ऑन इमोशन है, तो जब आप फिल्म भी अगर देखेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ओवरऑल फिल्म का मूड भी थोड़ा उसी तरीके का है।
अच्छा बिलाल, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि फिल्म में दो एक्सट्रीम्स हैं। मतलब एक तरफ इतनी सीनियर कास्ट है, मंजर सहबाई साहब हैं, समीना अहमद साहिबा हैं और मरीना खान हैं जो कि हम सबकी फेवरेट हैं, बचपन में उनके ड्रामे बहुत शौक से देखते थे, और जावेद शेख साहब है। दूसरी जानिब बिल्कुल न्यू कास्ट है। तो आपका एक्सपीरियंस इस सिलसिले में कैसा रहा? मतलब एक तरफ इतनी सीनियर कास्ट और एक जानिब बिल्कुल फ्रेश फेसेस। ये जो सीनियर जो जावेद शेख साहब हैं, मरीना जी हैं, मंजर सबाई साहब हैं, मैं तो फ़ैन हूँ इन लोगों का। और ऑब्वियसली इनके साथ जब भी मैं काम करता हूँ, शेख साहब के साथ, मरीना जी के साथ, समीना जी के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, और इनके साथ जब भी मैंने काम किया इनके से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इनके साथ एक हमेशा एक बड़ा डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। बाकी जो नई कास्ट है उनके साथ एक ऑब्वियसली, क्योंकि मेजॉरिटी का नया प्रोजेक्ट था, पहला प्रोजेक्ट था, तो ऑब्वियसली उनकी एक अलग वाइब थी। उनके साथ भी अक्सर आपको जो नए एक्टर्स होते हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग विद इन 1 वीक हम लोग सब दोस्त बन गए थे, हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी सेट पे। एंड बस हमने वो फिल्म, काम नहीं लग रहा था हमारे लिए, हॉलीडेज स्लैश सब कुछ अच्छा चिलिंग चल रहा था। सही। अच्छा तो बिलाल, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं आपको तभी एक फ़ील आ जाती है कि ये काम कितना कामयाब होगा, या इसमें एक फ़ील आ रही होती है कि नहीं ये शायद आगे ना चले। कभी आपको ये फ़िल्म करते हुए फ़ील हुआ कि हाँ ये फ़िल्म बहुत ज़बरदस्त जाएगी? बल्कि मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे और बिलाल से और नबील से मज़ीद सवालात भी करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ट्रेंडिंग एक्टर्स हैं जो कि इस फिल्म में मौजूद हैं। नाज़रीन, दुनिया की तारीख में जब भी किसी सानहे, किसी जंग या किसी वाक़े के हवाले से तारीख लिखी जाती है तो अक्सर ही होता है कि वो तारीख बाइस्ड होती है, यानी दोनों तरफ का, दोनों रुख जो हैं उनका मौक़िफ़ नहीं सुना जाता, सिर्फ एक तरफ की, या कहना चाहिए कि जिस तरफ को ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है वहाँ का मौक़िफ़ सुन के तो वो हिस्ट्री अक्सर लिखी जाती है, जिसकी वजह से वो हिस्ट्री होती है या तारीख वो या तो अधूरी होती है या मस करके लिखी जाती है। ऐसा ही मामला हुआ था 1971 के मामले में भी। जब 1971 की जंग हुई थी तो हमेशा भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया, हमेशा भारत की तरफ से या इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से पाकिस्तान को गलत ठहराया गया और पाकिस्तान का ऐसा किरदार कशी की गई दुनिया के सामने कि ऐसा लगना शुरू हो गया था कि शायद पाकिस्तान की गलती थी। हालांकि इस चीज़ को उसी वक्त सामने आ जाना चाहिए था कि मामला हुआ क्या था। इसमें हमारे पाक फ़ौज के इदारे को भी उनकी जानिब से कई मरतबा गलत बयानी की गई भारत की जानिब से, और अगर इंटरनेशनल मीडिया की हम बात करें तो उनकी तरफ से भी बारहा जो ये बातें की जाते रही हैं 1971 के सानहे के हवाले से, वो यही कहा जाता रहा है कि इसमें पाकिस्तान की गलती थी। लेकिन इस तरह की फ़िल्में, खेल खेल में जैसी फ़िल्में बहुत ज़रूरी होती हैं दूसरी तस्वीर का रुख दिखाने के लिए, तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने के लिए, और ऐसी फ़िल्में नौजवान नस्ल की रहनुमाई के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमेशा भारत की तरफ से ये ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान ने ये गलती की, पाकिस्तान ने वो गलती की, और भारत ने उस वक्त बांग्लादेश का साथ दिया। ये पाकिस्तान के दिल का एक ज़ख्म है जो कि 1971 का सानहा है। हमारा एक हिस्सा हमसे अलग हो गया था और उसी हिस्से के अलग का दुख हम आज भी मनाते हैं। लेकिन दिखाया क्या जाता है? दिखाया ये जाता है कि पाकिस्तान ने गलत किया। अब इस तरह की फिल्म बनी है, ये नौजवान नस्ल की रहनुमाई किस तरह करेगी, इस पर हम बात करेंगे नबील कुरैशी से जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। नबील, मैं जैसे बात कर रही थी हिस्ट्री के हवाले से कि हमेशा जो हिस्ट्री दिखाई जाती है वो अधूरी होती है, और ख़ास तौर पे 1971 का जो सानहा हुआ था उसकी जो हिस्ट्री दिखाई गई थी वो अधूरी थी। पाकिस्तान की तरफ से कभी उस तरह का मौक़िफ़ आया भी नहीं, कभी स्ट्रॉन्ग वो इस हवाले से पाकिस्तान ने अपना बयान भी नहीं दिया कि असल में हुआ क्या था। अब इस फिल्म के ज़रिए नौजवान नस्ल को एक पैगाम भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ उस वाक़े की इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है। क्या कहेंगे आप? नबील, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? हमने तो बस शुरुआत की है और मकसद फिल्म बनाने का ये है कि इस बारे में बात शुरू हो, डायलॉग शुरू हो, बिकॉज पिछले 50 सालों में जो है वो इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की गई है। तो फिल्म बनाने का तो कोर मकसद ये है कि एक एटलीस्ट डायलॉग शुरू हो, चाहे अब किसी को इससे कुछ चीज़ों से इख्तलाफ हो सकता है, वो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि इस फिल्म पे चाहे इस फिल्म से जो है वो डायलॉग स्टार्ट हो। जहाँ तक बात रही इंडिया की प्रोपेगेंडा मूवीज़ की या जो पहले होता रहा है, एक सिंपल सी चीज़ है कि जो भी जीतता है वही हिस्ट्री लिखता है। तो
जो जीतने वाला है वो अपने हिसाब से लिखता है चीज़ें। तो अब हमारे आई थिंक हम ऑलरेडी लेट हैं, बिकॉज हम 50 साल के बाद इस बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम शुरू से करते आ रहे होते तो शायद हमारी भी यूथ को, हमारे लोगों को उसकी हकीकतों को मालूम होता। हमें भी मालूम है कि ठीक है, गलतियाँ पाकिस्तान से भी हुई हैं, हमारे एंड पे भी कुछ चीज़ें थी जो उस वक्त सही नहीं थी, लेकिन ठीक है अब वो हो गया है। लेकिन जितना ज़्यादा जो है वो हमें बुरा बनाया गया है उतना शायद मसला नहीं था। तो अब हमने कोशिश की है कि एटलीस्ट थोड़ा सा हम अपने साइड की भी कहानियाँ जो हैं वो लोगों को सुनाएं, बिकॉज बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं सकूत ढाका के ऊपर, उसमें बहुत सारे जो है वो न्यूट्रल लोगों ने भी लिखी है, लाइक जो ना पाकिस्तान से हैं ना इंडिया से हैं या बांग्लादेश से भी नहीं है। तो अगर आप वो भी पढ़ें, या और कुछ इवन इनफैक्ट इंडियन राइटर्स भी हैं जैसे शर्मिला बोस वगैरह, तो उन्होंने भी जो लिखा है वो बहुत न्यूट्रल किताब है। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो चीज़ें एक आम ले मैन को जो चीज़ें मालूम है वो हकीकत नहीं, उनमें बहुत एग्जैजरेशन अच्छा है। नबील, हमारी फौज कभी किसी महाज पे पीछे नहीं रही। आपकी बात को मैं काट रही हूँ, माजरत। हमारी फौज कभी किसी महाज पे पीछे नहीं रही। हमारे सामने मिसालें हैं, चाहे वो 1965 की वॉर हो, कारगिल का वाकया हो, या कई इस तरह के बहुत से वाकयात हैं, और पाकिस्तान पे कई जंगें भी हैं जो थोपी गई, लेकिन हमारी फौज ने हमेशा डट के मुकाबला किया है। 1971 का ऐसा वाकया था, ऐसा मामला था कि कोई भी इस बारे में बात नहीं करता था। आप खुद भी कह चुके हैं कि मतलब इसको कंट्रोवर्शियल समझा जाता था। अब इस फिल्म के जरिए आपने किस तरह वो इस किरदार को दिखाया है कि हमारी फौज ने तब क्या किरदार अदा किया था और तब हमारा क्या किरदार था, किस तरह इस फिल्म में दिखाया गया है? अच्छा देखिए, फिल्म का जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि हमने फिल्म को जो है वो बहुत अलग तरीके से फिल्माए हैं। जो कहानी है उसका मकसद ये है कि हम उस कोलैटरल डैमेज के बारे में बात करें। हमने ज़्यादा जो है वो फौज के का पॉइंट ऑफ व्यू या फौज के बारे में चीज़ नहीं बताई है। हमने एक आम ह्यूमन स्टोरी सुनाई है कि जो लोगों के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है किसी भी वॉर का, या जिन चीज़ों का, या एज ए सोसाइटी हमारे और बांग्लादेश के दरमियान जो गलतफहमियाँ हैं या जो दूरियाँ हैं, हमने उसकी बात की है। तो इस फिल्म के ऊपर जो है वो अगर देखा जाए तो हमने ज़्यादा जो है वो फौज या उस टाइम पे एग्जैक्टली पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की है। अच्छा। और उसको बहुत जो है वो एक ऊपर से रखा है, बिकॉज ये चीज़ें तो सब जानते हैं। हम वो उस बारे में बात करना चाहते हैं जो असल कोर इशू एज ए मेकर हमें लगता है, मतलब जो पब्लिक इश्यूज उस वक्त सामने आए थे, आप उस बारे में बात करना चाह रहे हैं, और उनके बीच में जो है वो क्या कहते हैं इंटरेक्शन शुरू हो। मैं अगर अपनी पिछली बात को वापस से करूँगा, जो आप कह रही थी ना कि जो हिस्ट्री इंडिया की साइड की हमें पता लगती रही है, उसकी छोटी सी एग्जांपल ये है, अभी 2-4 रोज़ पहले आपने देखा होगा कि अभिनंदन को जो है वो वीर चक्र अवार्ड मिला है इंडिया में। तो जबकि 2 साल पहले पूरी दुनिया ने देखा कि अभिनंदन जो है वो यहाँ पर उनका जहाज़ जो है वो गिर गया और उनको लोगों ने पकड़ के मार रहे थे। इनफैक्ट पाक फौज ने उनको बचाया और फिर उनको बड़े जो है वो चाय पिला के वापस भेज दिया। तो लेकिन उन्होंने तो उसको हीरो बना दिया। उन्होंने कहा कि जी ये तो F-16 गिरा कर आए। तो अगर आप सोचें वो इस चीज़ पे इतना खुला झूठ बोल सकते हैं कि जो दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में कोई F-16 गिरा भी नहीं, जो F-16 बनाने वाली कंपनी है यूएसए की वो कह रही है कि पाकिस्तान का काम पूरा है, उसके बावजूद अगर वो इतना झूठ बोल रहे हैं तो 50 साल पहले जब कोई मीडिया नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, तो तब उन्होंने कितना झूठ बोला होगा। कितना झूठ बोला होगा, बिल्कुल यही बात। किताबों के जरिए ऐसा नहीं है कि हमने मन घड़त कुछ चीज़ फिल्म के अंदर लिख दी है, हमने रिसर्च करके एक चीज़ बनाई गई है और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बताई गई है। देखिए एक चीज़ बड़ी तय है कि 1947 के बाद से, क्योंकि पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था और वो आज़ाद हुआ है, तो कभी भी जो है वो हिंदुस्तान तो ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े और जो है वो मिलजुल के रहे। उसकी कोशिश हमेशा से यही होगी कि यार किसी न किसी तरीके से इसको ब्रेक किया जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि हमने थोड़ा सा ये दिखाया है कि जो पहले भी हुआ है वो आगे ना हो, ठीक है ना। तो जैसे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, उसके अंदर भी बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट है, कलभूषण वगैरह को आप देखें ना कि तो ये चीज़ें हमने बड़ी इसमें हाईलाइट करने की कोशिश की है कि नो योर एनिमी, और वही गलत फहमियाँ क्रिएट करता है आपस में लोगों से, जिसके अंदर से जो है वो इस तरह की चीज़। मतलब इन तमाम सालों में जो कि 1947 से लेकर अब तक इंडिया का जो किरदार रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान को डिस्टेबल करने का या फिर पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को अलग करने की जो साजिशें की जा रही हैं इंडिया की जानिब से, कहीं ना कहीं वो भी इस फिल्म में दिखाया गया है। जी बिल्कुल, उसका थोड़ा सा एक आंसर जो है वो दिया गया है।
अच्छा अच्छा बिलाल, आपसे ये सवाल मैं करना चाह रही थी, मैं ब्रेक से पहले भी आपसे पूछ रही थी कि जब फिल्म कर रहे होते हैं या हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमें एक फील आती है कि ये चीज़ कामयाब होगी या नहीं होगी, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब कोई पेंडेमिक हो, जैसे कोरोना के दिन थे और 2 साल से सब अपने घरों में थे, कहीं आना जाना नहीं, मिलना मिलाना नहीं। ऐसे वक्त में ऐसी फिल्म बनाना और वो भी हिस्टोरिकल फिल्म बनाना, क्या फील आती थी कि लोग आएंगे देखेंगे सिनेमाज में ये फिल्म? मुझे शूट करते हुए ऑब्वियसली आपको, जब आप शूट कर रहे होते हैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, बट शूट करने से पहले भी आई वाज प्रीटी मच होपफुल, क्योंकि जिस तरह की, अगेन वही बात है, जिस तरह की स्टोरी हम सुनाना चाह रहे थे, मैं बहुत पॉजिटिव था उसको लेके, और कहीं ना कहीं आई थिंक अगर आपकी ओवरऑल काम करते हुए अगर लोगों की, मैं बहुत बिलीव करता हूँ अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हों काम को लेके, तो वो उसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट, चाहे वो आप छोटी स्क्रीन पे काम कर रहे हो, बड़ी स्क्रीन पे कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, आपकी इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं। तो वो काम करते हुए मुझे फीलिंग थी कि अगर बहुत हिट प्रोजेक्ट नहीं भी होगा तो एटलीस्ट ये जरूर होगा कि लोगों को पसंद आएगा, लोग पसंद और जो हम लोग पसंद कर कहानी भी इस तरह की सुनाना चाह रहे हैं, जो हम मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, वो है पीस का, ब्रदरहुड का, तो वो मैसेज जरूर लोगों को कन्वे होगा, लोगों को समझ आएगा। एंड लकीली अब तक जनरल पब्लिक का जो फीडबैक रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। तो और कल भी रात में प्रेसिडेंट साहब और फवाद चौधरी साहब ने फिल्म देखी हमारे साथ, एंड उनका भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। सो बड़ा अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा हमें कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिली है। सही। अच्छा, ये चीज़ बहुत आपको एक एनर्जेटिक कर देती है कि आपको इतने हाई प्रोफाइल लोगों की तरफ से सपोर्ट मिल रही हो, खास तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको सपोर्ट मिल रही हो किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे, तो आपकी एनर्जी डबल हो जाती है और आप मज़ीद इस तरह का कोई काम करने की ख्वाहिश करते हैं। और जैसे कि मैं बात कर रही थी कि हमें ऐसे मौज़ूआत पर फिल्में और ड्रामे बनाने की बहुत ज़रूरत है जिसमें पाकिस्तान के किरदार को ख़ास तौर पर दिखाया जाए कि पाकिस्तान का इस तमाम अरसे में क्या किरदार रहा, पाकिस्तान ने किन मुश्किलात को फेस किया और किस तरह वो इन हालात को फेस करके आज यहाँ तक पहुँचा है। हमें ये दिखाने की बहुत ज़रूरत है। अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अभी जो दौर चल रहा है वो सोशल मीडिया वॉर का दौर है, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए आप जंगें जीतते भी हैं और हारते भी हैं। सोशल मीडिया का असर इस हद तक ज़्यादा है कि वो आपकी सोच बदल देता है। मतलब अगर आपकी एक सोच है कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ था, और सोशल मीडिया पे अगर बहस चल पड़ी है कि नहीं उस वक्त में तो ऐसा हुआ था, तो आप कहीं ना कहीं डाउटफुल हो जाते हैं कि अच्छा शायद ऐसा हुआ हो। और इसी तरह फिल्में और ड्रामे भी वही किरदार अदा करते हैं, रोल प्ले करते हैं कि जो लोग उसको देख रहे होते हैं वो ये सोचते हैं कि जिस राइटर ने ये फिल्म या ड्रामा लिखा है या जिसने डायरेक्ट किया है, यकीनन उनके पास इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो उन्होंने इसको बयान किया है। और ऐसी ही फिल्म खेल खेल में जो सामने आई है वो इसी तरह की डायरेक्शन भी है, इसी तरह की उस फिल्म के डायलॉग्स अगर आप सुने तो सुन के एक एनर्जी आती है, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अच्छा हमने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं था इतने सालों में जो अब इस फिल्म के जरिए दिखाया जा रहा है। तो हमारे साथ बिलाल अब्बास और नबील कुरैशी मौजूद हैं। नबील जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं और बिलाल जो फिल्म में हीरो हैं, उनसे हम बात करेंगे। बिलाल, ऐसी फिल्म जो कि एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन प्लस इंफॉर्मेशन हो, ऐसी फिल्म कितनी ज़रूरी है लोगों को दिखाना कि जिसमें लोगों को सही इंफॉर्मेशन जाती हो, जो एक हम अगर कहें तस्वीर का एक रुख हम अब तक नहीं दिखा पाए थे, उसको दिखाना लोगों को कितना ज़रूरी है ऐसी फिल्में बनाना? आई थिंक बहुत ज़रूरी है, और आपके लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका ये एंटरटेनमेंट, आपका मीडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है, टेलीविज़न हो, फिल्म हो, लोगों को बताने के लिए। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और ये जिस तरह की फ़िल्म है, अगर इसमें 1971 ढाका फॉल के बारे में बात की गई है, तो अगर एक मैसेज भी दिया गया है, मगर साथ साथ इसको बड़े एक लाइट हार्टेड, बड़े एक मज़ेदार तरीके से कहानी को सुनाया गया है। एक डॉक्यूमेंट्री, और ये उस तरह की चीज़ नहीं है कि बिकॉज लोग जब सिनेमा आते हैं तो लोग कहीं ना कहीं एंटरटेन भी होना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि थोड़ा हंसे भी, मुस्कुराएं भी, एक पूरे एक वो सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करें। और साथ साथ अगर आप लोगों को इसी पूरे प्रोसेस में अगर कुछ
अच्छी चीज़ सिखा दें या कोई मैसेज दे दें, तो आई थिंक इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। तो बिलाल, ये आपके ख्याल में ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोगों को वही इमोशंस, वही डायलॉग्स या वही चीज़ें लोगों को दिखा रहे हैं और उस चीज़ को अपने करैक्टर में लेकर आना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको कितना महसूस हुआ कि नहीं, ये जो अब ये फिल्म बनाई जा रही है एक बहुत सेंसिटिव इशू पे बनाई जा रही है, इसमें मुझे पाकिस्तान का रोल प्ले करना है, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तो। बिल्कुल, नो डाउट। और मैं आई थिंक हम जो भी प्रोजेक्ट्स करते हैं, सिर्फ इस प्रोजेक्ट की बात नहीं, कहीं ना कहीं आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज आप लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, आप जो चीज़ पोर्ट्रे करना चाह रहे थे लोग उस चीज़ पे बिलीव भी करते हैं। बट आई थिंक वही बात है जो मैंने शुरू में आपको कहा था, अगर आप एक क्रेडिबल टीम के साथ काम कर रहे हों और तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो बर्डन आपके ऊपर से इंडिविजुअली ख़त्म हो जाता है, वो पूरी टीम पर आ जाता है। तो मेरे लिए इस प्रोजेक्ट में वो चीज़ वो मेरे दिमाग में कभी क्रॉस भी नहीं की, वो बर्डन, वो प्रेशर, वो मैंने सोचा भी नहीं। अच्छा बिलाल, आप इतने ज़बरदस्त एक्टर हैं, आप कह रहे हैं आप इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेते, आपके इतने अच्छे अच्छे मैंने ड्रामे देखे हैं और वर्सटाइल आप अदाकार हैं, सिर्फ एक रोमांटिक रोल ही नहीं हर किस्म का रोल आप कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई इस तरह का रोल मिले जिसमें आपको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना हो, वो आपके ख्याल में आपके ऊपर थोड़ा मुश्किल होगा, बर्डन होगा, या वो भी बस ईजी टू गो होगा? वो तो मैं बहुत शौक से एंजॉय करके करूँगा। अच्छा, सही। बिल्कुल, उसमें तो सोचूंगा भी नहीं मैं। अच्छा, मतलब आप इतना चीज़ों को लाइट लेते हैं, इतना उनको रिलैक्स होके करते हैं कि आप उस चीज़ को भी बहुत रिलैक्स होके करेंगे। हाँ जी, आई थिंक रिलैक्स होके ही काम करना चाहिए जिस तरह का हमारा काम है, और इजी होकर ही करना चाहिए, तभी वो चीज़ थोड़ी सी आपको, जो आप जितना तारीफ करिए, वो अगर आपको थोड़ा एफर्टलेस लगता है, प्रेशर में कर रहा होता, तो शायद वो फिर आपको एक्टिंग मेरी कभी अच्छी लग भी नहीं रही होती। अच्छा नबील, एक जो चीज़ मैंने खास तौर पे इस फिल्म में देखी है, जो मैं इसका ट्रेलर देख रही थी, हम अक्सर इंडियन मूवीज़ देखते हैं तो उसमें जब वो पाकिस्तान के लोग दिखाते हैं तो सर पे टोपियां पहनी, सुरमा लगाया, तो उससे वो एक ये शो करते हैं ये पाकिस्तानी हैं। लेकिन इस फिल्म में आपने जो ढाका के करैक्टर दिखाए हैं, वो लग ही नहीं रहा कि आपने वो फिल्म ढाका में नहीं शूट की, वो पाकिस्तान में ही कहीं पर शूट की है। कितना मुश्किल था इस चीज़ को पोर्ट्रे करना, इस चीज़ को लोगों को दिखाना कि जो आप दिखाना चाह रहे हैं, जो फिल्म शूट कर रहे हैं, वो एक्चुअली आप क्या दिखाना चाह रहे हैं लोगों को? आपके दो सवाल हैं, अगर मैं दोनों का जवाब देना चाहूँ कि हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि जब भी किसी भी फिल्म में मुसलमान या पाकिस्तानी को दिखाया जाता है तो बहुत स्टीरियोटिपिकल तरीके में दिखाया जाता है कि उसने जो है वो दाढ़ी रखी हुई है, नमाज की टोपी लगाई हुई है, सुरमा लगाया हुआ है और तावीज़ पहना हुआ है, तो वो बहुत स्टीरियोटिपिकल कह लें आप, या कैरिकेचर, या एक ही तबके को जो है वो दिखाकर जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कराया जाता है। जबकि पाकिस्तान में हर तरीके के लोग हैं, दाढ़ी वाले भी हैं, मूंछों वाले भी हैं, सिर्फ दाढ़ी के बगैर मूंछों वाले भी हैं, और क्या कहते हैं, तो हर तरीके के लोग हैं। बट एक सर्टन तरीके के लोग दिखाया जाता है जस्ट टू क्रिएट एन इमेज। तो वो हमने फिल्म में उसको भी लाइट हार्टेड वे में जोक के तरीके जो है वो उसको थोड़ा सा कोशिश की है कि ब्रेक कर सकें। और जहाँ तक रही बात बांग्लादेश ढाका दिखाने की, तो काफ़ी हमने रिसर्च की, बिकॉज हम कोविड के दिनों में शूट कर रहे थे, तो ट्रैवलिंग ऑलरेडी बंद थी, तो हम ढाका तो जा नहीं सकते थे। सो वी क्रिएटेड अ सेट ऑफ ढाका, वी पुट अप अ सेट इन कराची, जहाँ पर हमने काफ़ी जो है डिफरेंट साइकिल रिक्शाज बनाए, बिकॉज साइकिल रिक्शाज जो है वो बांग्लादेश की एक आइडेंटिटी है और इसी से ही बड़ी उनकी अपनी एक पहचान है साइकिल रिक्शा। तो साइकिल रिक्शाज बनवाए और उनके जो डिफरेंट ऑटो रिक्शाज भी हैं वो भी हमारे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। और फिर ऑब्वियसली जो थोड़ा सा उनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, या वहाँ पर जैसे साड़ी ज़्यादा पहनी जाती है, ठीक है ना, या जो मेल हैं वो ज़्यादातर जो है वो चले नबील, आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ साथ बिलाल आपका भी बहुत शुक्रिया, और आप लोगों को सलाम भी पेश करती हूँ। सिर्फ आपको ही नहीं, सजल अली इतनी बेहतरीन अदाकारा हैं जो कि इस फिल्म में मेन कैरेक्टर अदा कर रही हैं, या आपके साथ जो सपोर्टिंग एक्टर जितने भी हैं जिन्होंने जो कैरेक्टर्स में अदा किया, बेहतरीन उनकी डायलॉग डिलीवरी है, बेहतरीन अदाकारी की है। और आप लोगों को यकीनन ये सलाम इस चीज़ पर भी पेश करते हैं कि हक़ाइक़ को आप दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, ऐसे इशू के हवाले से जिस पे आज तक कोई बात नहीं करता
करना चाह रहा था और उसके बाद जो अवाम ने सफ़र किया उस हवाले से कोई बात नहीं करना चाह रहा था। आप लोग इस तरह के मामलात को फिल्म के ज़रिए सामने लेकर आए हैं, लोगों को दिखाया है, लोगों के जहनों में जो सवालात थे या जो गलत फहमियाँ थी उन गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस फिल्म के ज़रिए आपने लोगों के जहनों के उन सवालों के जवाब दिए हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लेकर आए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी परेशानी वाली खबर है जो कि आपसे शेयर करने जा रही हूँ। पहले तो मैं हवाला दे दूँ कि 2019 के आखिर में और 2020 के शुरू में कोरोना वायरस ने एकदम से दुनिया को हिला कर रख दिया और ये वायरस ऐसा रहा कि ये पिछले 2 साल हमारे किस तरह गुजरे हैं, मेरा ख्याल है मुझे एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है कि कोरोना वायरस ने दुनिया को किस तरह ऊपर से नीचे पटक दिया है। अब जो एक परेशानी वाली खबर ये है कि साउथ अफ्रीका से कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट जो है वो सामने आया है और ये वेरिएंट इस हद तक तेज़ी से तब्दील हो रहा है, बार बार अपनी शक्ल तब्दील करता है कि माहिरीन हैरान हो गए हैं और परेशान हो गए हैं कि हम इस वायरस को किस तरह पकड़ें। इसमें एक और जो परेशानी वाली बात ये है कि हम जो अभी रिसेंटली वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं या लगवा चुके हैं, ये कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि इस वेरिएंट के ऊपर जो इस वैक्सीनेशन का जो असर है वो 40% तक जो है वो ख़त्म हो जाता है। यानी अगर हमने वैक्सीनेशन लगवा ली है तो 40% जो असर है वो इस वेरिएंट पर नहीं होगा। यानी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो 60% तो शायद कहीं ना कहीं काम करे लेकिन 40% नहीं करेगी। अच्छा, इसके बारे में जो माहिरीन ने मुशाहिदा किया है और वो हैरान रह गए हैं और उन्होंने कहा है कि इससे कबल कोरोना की इतनी ख़तरनाक किस्म उन्होंने नहीं देखी थी और अभी वो इस पर मज़ीद तहकीक भी कर रहे हैं। इसमें हम बात भी करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो आपसे इस नई वेरिएंट के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि ये क्या है, क्योंकि जो माहिरीन ने अब तक तहकीक की है वो ये कह रहे हैं कि इसमें इस हद तक तेज़ी से तब्दीली रूनुमा हो रही है कि वो खुद हैरान हो गए हैं और इसको सबसे ख़तरनाक वेरिएंट करार दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। असल में जब से ये कोरोना या कोविड जाना गया है उस वक्त से ये अपनी शक्लें और अपना बिहेवियर तब्दील करता आ रहा है। शुरू में जैसे अल्फा था, फिर बीटा था, फिर डेल्टा भी ऑन गोइंग जो एक जिस वायरस की हम बात कर रहे थे दैट वाज डेल्टा वेरिएंट। लेकिन अब जो लेकिन अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है वो ये है कि उसमें मतलब ये नई जो साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट हुई है दैट इज द टाइप जिसके बारे में बहुत ज्यादा परेशानी एकदम से आ गई है। उसकी बड़ी वजह ये, जैसे साउथ अफ्रीका में बड़ा अच्छा कंट्रोल चल रहा था वायरस, सडनली पता चला कि रोज के 200-250 केसेस जो है 2-2,500 पे कन्वर्ट हो गए। सो दे स्टार्टेड थिंकिंग कि ये क्या हुआ है। उस पे जब उन्होंने देखा तो दे फाउंड कि वो जो डेल्टा वेरिएंट था इसने अपनी शक्ल ही बदल ली है। इस हद तक बदल रही है कि उसमें इस हद तक म्यूटेशंस आई हैं कि जो इसकी वो वॉल के ऊपर जो इसके जो होती हैं मार्कर्स, उसमें कुछ 30 चेंजेस तो उसमें म्यूटेंट्स या वेरिएंट्स आ चुके हैं। मतलब जो हम कोरोना वायरस की एक शक्ल देखते आ रहे हैं अब तक, वो उसमें भी कई तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं। जी, ये जब हम व्हेन वी से इट हैज म्यूटेटेड मींस कि उसकी शक्ल उसने अपनी बदल ली है। उसकी वजह ये है कि चूंकि इस वायरस ने सरवाइव करना है और अपने सर्वाइवल के लिए उसने कोई ना कोई शक्ल अपनी बदलनी है ताकि इट बिकम्स मोर इफेक्टिव। अभी जो चीज देखी गई है कोई ये अराउंड 50 के करीब इसने अपनी चेंजेस किए हैं, जिसमें से जो इसकी मार्कर प्रोटीन्स है उसमें अराउंड 30 चेंजेस है। उसका नुकसान क्या हो रहा है? ह्यूमन बीइंग को नुकसान ये हो रहा है कि इसकी ट्रांसमिशन बड़ी रैपिड और फास्ट हो गई है। प्रीवियसली वी वुड से कि जी मतलब वो पहले ये एयरवे में अपर में जाता है, उसके बाद ये इसकी कैपिंग होती है, फिर उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट मतलब बॉडी सिस्टम में एयरवे में घुसता है। अभी इट इज बिकम सो फास्ट कि एकदम से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो सेल्स पे पहुंच के इट इज मेकिंग इट्स इंश्योरिंग इट्स एंट्री इनटू द रेस्पिरेटरी सेल्स। अब एक तो इसकी ट्रांसमिशन के बारे में कोई डाउट नहीं है कि इट इज वेरी फास्ट, मतलब विद इन डेज ये इसने बड़ी तेजी से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को अंडर इसके मतलब डिजीज की इफेक्ट इसको आना शुरू हो गए। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है ना जिसकी वजह से मैं आई वुड लाइक कि बहुत ज्यादा हम इसको को पैनिक मोड पे ना ले जाएं, वो ये है कि अभी तक इसकी जो डिजीज वेरुलेंस है या जितना इसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो उस हद तक रिपोर्ट नहीं हुई जिस पे दुनिया एकदम परेशान हो जाए। इवन साउथ अफ्रीका में भी जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है उधर नंबर बहुत बढ़ गया था, लेकिन जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी मैनिफेस्टेशंस दे स्टिल से
कि वो माइल्ड डिजीज वाली हैं। जैसे हम कोरोना की बात करते थे कि जी जी। माइल्ड डिजीज है, मॉडरेट है, सीवियर है, क्लिनिकली हम ये 3 टर्म्स यूज़ करते थे। अभी तक की जो मैनिफेस्टेशंस हैं उसमें कोई सीवियर डिजीज की मैनिफेस्टेशंस नहीं आई। हुँ। रिगार्डिंग योर पॉइंट कि जी वो वैक्सीन फेल होगी या नहीं होगी, ऑब्वियसली जब ये म्यूटेट हो जाता है तो बॉडी सिस्टम्स जिन्होंने उस कोविड को डेल्टा को रिकग्नाइज करके उसको रोकना था, अब वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो उसको रिकग्नाइज करके रोक सके। सो सही। फ्यूचर क्या बनता है, अभी साइंटिस्ट आर स्टिल इन द फिक्स, दे आर नॉट एबल टू गिव अ फाइनल वर्ड कि इसकी सेवेरिटी क्या अच्छा, तो होगी। डॉक्टर साहब, अगर सेवेरिटी अगर अगर हम बात करें कि इसकी अलामात क्या है, क्योंकि ये पहला सवाल है कि इसकी अलामात क्या हैं, आपको कैसे पता चले कि आपको कोरोना का नया वेरिएंट जो है आप उसके शिकंजे में आ गए हैं? अलामात के हवाले से कुछ बताइएगा। इसकी अलामात वही मैंने कहा कि जब हम सीवियर डिजीज की बात करते थे प्रीवियसली, डेल्टा वेरिएंट या अदर जो टाइप्स थी, तो उसमें ऑब्वियसली वो पेशेंट्स थे जिनको निमोनिया हो जाता था। अच्छा। अभी तक की जितने ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसकी जो जितनी मैनिफेस्टेशंस क्लिनिकली रिपोर्ट हुई हैं वो ऑफ माइल्ड डिजीज रिपोर्ट हुई हैं। हुँ। माइल्ड डिजीज का मतलब है कि हेडेक होगा, बॉडी एक्स होगी, फीवर होगा एंड मतलब उनकी खाने पीने की भूख, एनोरेक्सिया जो बहुत अच्छा, कम हो कुछ कुछ जाती है बातें खाने की डॉक्टर साहब तबीयत। ये भी तो हैं कि अगर ये वायरस अटैक करता है तो जैसे कोरोना में होता था कि सेंसेस जो थी आपकी चली जाती थी, चाहे वो भूख की, चाहे स्मेल करने की, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना सेंसेस जाती हैं ना नहीं, ये आपको सब पता कुछ हो चलता है। सकता है। अच्छा। नहीं, नहीं, ये सब कुछ हो सकता है लेकिन हम्म। शायद उस स्फीयर टाइप में नहीं होगा बिकॉज़ ये वायरस इज़ जस्ट फ्यू डेज़ ओल्ड। अभी इसके बारे में 100% इसकी जो वेरिएशन ऑफ प्रेज़ेंटेशन पे बहुत ज़्यादा अभी डाटा अवेलेबल नहीं है। हम्म। लेकिन इसमें ये बात पक्की है कि इसका जो स्टे इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत कम है, ये डायरेक्टली लोअर रेस्पिरेटरी में जा रहा है। अब वो जो आपकी बात कि इसमें वो सेंस ऑफ स्मेल रहेगा, अगर सेंस ऑफ टेस्ट रहेगा, ये इट इज़ टू अर्ली टू से, बट किसी न किसी सेवेरिटी पे यकीनन ये कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, ये दोनों सेंसेस, दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें मतलब लेकिन बाकी जो बॉडी मैनिफेस्टेशंस हैं, अभी तक जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उसमें कोई केस उस तरह का सीवियर फॉर्म में कि वो एडमिट हो गया हो, निमोनिया में चला गया हो और वो हम्म। जाके वेंटिलेटर पे चला गया हो, इस तरह की कोई केस रिपोर्ट्स अभी नहीं आए। और सही। इसमें मतलब ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अभी ठीक है, पैनिक बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ इट इज़ स्प्रेडिंग वेरी रैपिडली और साउथ अफ्रीका से होके ये मतलब साउथ अफ्रीकन स्टेट्स में डिफरेंट कंट्रीज़ में रिपोर्ट होना शुरू हो गया है जी। और जापान में पहुँच गया, सिडनी में पहुँच गया, ऑस्ट्रेलिया में, और अगर ये मिडल ईस्ट और इन जगहों में जैसे पहुँच जाता है, तो फिर इसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। तो डॉक्टर और साहब, फिर इसकी टेक्निकली व्हेन यू से वैक्सीनेशन के हवाले से क्या किया जाएगा? क्या नई वैक्सीनेशन आएगी या जो अभी जी, वैक्सीनेशन चल जी। रही है ये उसी पे ही गुजारा करना जितनी पड़ेगा? जी, जी, नहीं। इसमें मतलब एक तो सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट ये है कि सब लोग वैक्सिनेटेड होने चाहिए, हम्म। व्हाट्सोएवर वैक्सीन इज़ अवेलेबल, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कि अगर आप वायरस की ट्रांसमिशन को रोक लेते हो, तो ऑब्वियसली आप जब ये बॉडी में सर्वाइव नहीं करेगा, तो ये म्यूटेट भी नहीं करेगा। ये सही। म्यूटेट इसीलिए कर रहा है कि ह्यूमन बॉडी में गया, देयर वाज़ नो डिफेंस अवेलेबल, उसके बाद उसने अपनी शक्लें बदली और म्यूटेशन इस हद तक वो ले गया कि इस वक़्त सबसे ज़्यादा परेशानी की बात बन रही है। लेकिन एट द सेम टाइम हैविंग सेड दैट, अभी जो ये जितनी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, उन्होंने ये मतलब इस वेरिएंट पे अपनी प्रोडक्शन को ऑनलाइन कर दिया है, मतलब दे अच्छा। स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द थिंग। और वो फाइजर एंड अदर कंपनीज दे हैव कम अप विद इस तरह की एक स्टेटमेंट उन्होंने शेयर की है कि ये दिस विल प्रॉब्ली बी विद द नेक्स्ट 5 to 6 weeks, the vaccine against this variant may be made available in the market. अच्छा, पाकिस्तान में अब तक इसकी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि पाकिस्तान में भी ये वायरस आ चुका है, लेकिन हमने देखा कोरोना के टाइम में भी कि पाकिस्तानियों का रवैया जो था वो बहुत नॉन सीरियस था। लोग इसको सीरियस लेते ही नहीं थे कोरोना को, और कहते थे ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद जो हमने अमवात की शरह देखी, उसके बाद पाकिस्तान पे पाबंदियां लग गई। अब नया वेरिएंट आ रहा है, पहले से ही एहतियाती तदाबीर कर लेनी चाहिए। किस किस्म की एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, इस हवाले से आवाम को कुछ बता दें। देखिए वो जो हम कोविड में जैसे बात करते थे एसओपीज की कि आपने मास्क यूज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और इफ समबडी इज कफिंग तो अपना उसने प्रोटेक्शन करनी है ताकि दूसरों को बचाए। और ये सारी चीजें ऑल द मोर सीरियसली फॉलो करने की जरूरत है। अब इंडिविजुअल की लेवल पे ये बहुत जरूरी है कि वो जो भी मतलब गॉड फॉरबिड इफ देयर इज समवन इन द फैमिली, इन द कम्युनिटी, इन द विसिनिटी,
अगर वो उसको ये इस तरह का वेरिएंट हो जाता है, तो इसकी चूंकि ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू उसमें, तो हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात करते हैं, तो जी। इसमें जो बिहेवियर है वो तो एयरबोर्न की तरह है कि अगर एक कमरे में 2 लोग शेयर कर रहे हैं तो ये उसमें भी बड़ी तेजी से ट्रांसफर हो सकता है। तो अच्छा। आपकी जो जितने प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, हम्म। वो स्पेशली यूजिंग मास्क और हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग, मतलब ये सब मास्क भी चीजें बहुत। मस्ट है, और जैसे सैनिटाइजर लोग यूज कर रहे थे वो भी लाजमी है, उसको उसी जी। तरह जारी रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, And आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और इस नए वेरिएंट के हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह भी किया है। अच्छा नाजरीन, हमारी जिंदगी मुश्किलात और खुशियों का मजमुआ है। एक जगह मैं पढ़ रही थी कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो 6 दिन उनको गर्म हवा में रखा और 1 दिन उनको ठंडी हवा में रखा। हम इसको ये नहीं कहेंगे कि इंसान की ज़िंदगी सिर्फ मुश्किलात में ही गुजरती है, बल्कि हम ये भी कहते हैं इसको कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ साथ खुशियाँ और आसानियाँ भी रखी हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं। आज मैं अपने प्रोग्राम में आपको एक ऐसी बच्ची से मिलवाऊंगी जिसने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया है। हम कहते हैं हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यहाँ पर औरतों को हुकूक नहीं दिए जाते, लेकिन औरतें अपने हुकूक के लिए खुद आगे भी आ रही हैं। और साथ साथ ऐसी बच्चियां हम देख रहे हैं जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पाल रही हैं। अक्सर बाहर जाते हैं ना, हम तो देखते हैं कि बच्चे वर्कशॉप्स में या दुकानों में काम कर रहे होते हैं, तो साथ ही हम कह देते हैं कि भाई ये तो चाइल्ड लेबर है, ये तो बच्चों से काम करवा रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि भाई उन बच्चों को कोई थामने वाला या उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाला कोई भी नहीं होता, उनके घर वालों की जो ज़रूरियात हैं वो पूरा करने वाला कोई नहीं होता। हमारे प्रोग्राम में मौजूद है मीरब फातिमा, जो कि छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने घर वालों का सहारा बनी है और उन्होंने अपने घर के छोटे से किचन से ही एक रेस्टोरेंट का आगाज़ किया है। वहाँ से वो खाने बनाकर लोगों को सप्लाई भी करती हैं। क्या क्या कुछ वो करती हैं हम मीरब फातिमा से ही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मीरब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। मीरब, इतने अच्छे अच्छे आप काम कर रही हैं, छोटी सी आपकी उम्र है, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6th क्लास में पढ़ती अच्छा, 6th क्लास में पढ़ती हैं। क्या हुआ मीरब कि आपको काम की तरफ आना पड़ा और घर में खुद से ही काम शुरू करना पड़ा? हूँ। ये इस तरह हुआ कि हमारे घर के हालात भी कुछ काफ़ी ख़राब थे, क्योंकि मेरे बाबा का अच्छा खासा माशाल्लाह काम था कोरोना से पहले, कैटरिंग का, लेकिन कोरोना में वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी कर्जा आ गया और वो हार्ट पेशेंट भी हैं। तो माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी भी हैं वो, और मेरे भाई हैं वो, उनको ना दिमाग का मसला है। अच्छा, तो छोटा भाई है या बड़ा? नहीं, मेरे से छोटा है, 12 साल का। तो उसे दिमाग का मसला है, वो गिरा था ना रोड पे, तो उसके दिमाग के पीछे खून और ब्लड्स की ना मतलब कि पानी की ना थैलियाँ बन गई थी ना ट्यूब से। तो इस वजह से मैंने फिर हम बैठे हुए थे, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ मेरी एक दोस्त थी मेरे साथ, तो काफ़ी गरीब थी वो। तो मैंने ना ब्रेक का टाइम था, रो रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि आज तुम ना बाहर आ रही हो ना खेल रही हो, ये तो बताओ तो सही क्या हुआ है। उसने मुझे बताया कि मेरी आज तबीयत भी बहुत ख़राब है, हमारे घर में 1 टाइम का खाना बनता है, 2 टाइम का नहीं बनता, और मेरी मेडिसिन भी नहीं आई। फिर मैंने उसके साथ अपना लंच शेयर किया और मैंने मम्मा को आके बात शेयर की। तो मेरी मम्मा ने फिर, हम बैठे हुए तो मेरे मामू हैं, मेरे दोस्त आई भी हैं, वो मेरे मामू नहीं मेरे दोस्त ही हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा क्यों ना एक ढाबा नुमा हम किचन बना लें या कोई वैसी ढाबा वगैरह कर लें। तो फिर हमने ये शुरू किया, तो बाहर लोगों को बताना शुरू किया और हम लोग आते थे, टेस्ट करते थे, खाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये घर का सर्किट भी चल रहा है और साथ साथ मैं गरीब लोगों को खाना भी खिलवा रही हूँ। अच्छा, इतना बड़ा आप काम कर रही हैं मीरब कि एक तो अपने घर को भी चला रही हैं और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते खाना, उनको भी आप लोग खाना देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो हम सबके साथ कहीं ना कहीं होते हैं। आपको किस तरह फाइनेंशियल इश्यूज पेश आए, किस तरह इस चीज़ को स्टेबल करने में, कि पहले तो एक तो सबसे पहली ज़रूरत होती है अपना घर चलाना, उसके बाद आप किसी दूसरे की मदद भी करते हैं। किस तरह आप ये कर पाएँ कि पहले अपने घर को स्टेबल करें, अपने घर को लेकर चलें और उसके बाद जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनको भी खिलाएं? ये इस तरह था कि मेरा सवाल बल्कि ये था, पैसे कहाँ से आए? अच्छा, हमारे पास भी कुछ पड़े हुए थे और कुछ मेरे मामू ने अपने दोस्त वगैरह से, अपने कोई मतलब कि बाहर से कोई अच्छे दोस्त हो गए उनसे लेकर, और मेरे बाबा ने मेरी हेल्प की, मेरे बाबा ने मुझे सपोर्ट दी, मेरे मामू ने सपोर्ट दी, मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट दी।
और हमने फिर ये शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। आज अगर एक हंडिया बना ली, कल दूसरी हंडिया बना ली, इस तरह करके फिर लोग जो अफोर्ड करते थे वो हमें पैसे भी देते थे। उसकी वजह से भी फिर साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बरकत से, उनकी रहमत से ही चलता रहा। चलिए, अल्लाह ताला बरकत डाले इसमें। मीरा, आप कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई, आप सबसे बड़ी हो? जी जी। और आप ही इस चीज को भी लेकर चल रही हो, सपोर्ट कर रही हो? जी, मैं बहन भाइयों को भी पढ़ा रही हूँ, मेरे बहन भाई भी पढ़ रहे हैं, मेरे साथ ही ट्यूशन भी जाते हैं। लेकिन मैं ट्यूशन नहीं जाती, मैं सिर्फ अपना घर में बैठ के पढ़ती हूँ और अपनी मम्मा के साथ आप प्राइवेट पढ़ रही हैं और साथ में आप अपने घर वालों के हेल्प भी कर रही हैं इस तरह। तो अभी आपके अबू भी बीमार हैं, आपका भाई भी बीमार है, आपकी अम्मी भी बाहर नहीं जा सकती, तो क्या जो खाना आप बनाती हैं वो क्या लोगों के घर में डिलीवर भी करती हैं? जी, डिलीवर भी करते हैं, क्योंकि मेरे मामू हैं, वही अगर कोई फ़ोन वगैरह कर देता है या कोई किसी को भेज देता है कि हमें इतना खाना चाहिए, इतनी चीज़ें चाहिए, तो मेरे मामू, मैं पैक करके देती हूँ, मेरे मामू ने डिलीवर कर। अच्छा, मामू डिलीवर करते हैं, आप पैक करके मामू को देती हैं। मीरा की वालिदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतलब आपकी सबसे बड़ी बेटी है मीरब और बाकी बच्चे आपके छोटे हैं। लोग कहते हैं कि हमारा बेटा होता तो हमारी सपोर्ट बनता, हमारा बेटा होता हमारा बाजू बनता, लेकिन आपकी तो बेटी ही आपका बाजू बन गई है। किस तरह देखती हैं सबसे पहले तो आप इसको कि आपकी बेटी इतना बड़ा स्टेप ले रही है, अपने घर वालों को सपोर्ट कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से ये बेटी नहीं है, ये बेटा है, फ़ख्र के काबिल है। मेरे हस्बैंड को जब पहला अटैक आया था ना, तो वो जब रात में काम से आते थे ना, तो वो रोया करते थे, कहते थे कि मेरा कोई बड़ा बेटा होता तो मेरा सहारा। वही बात कि बेटा होता तो कुछ करता। जी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि ठीक चल रहा था। उसके बाद जब दूसरा अटैक हुआ, जब ये कोरोना आई है ना, तो थोड़ा सा हम प्रोसेस में चले गए। तो मीरब ने बोला, मम्मा हम कब तक किसी से मांगेंगे, इससे तो अच्छा है कि हम छोटा सा कोई अपने घर से सिस्टम स्टार्ट करते हैं ना, अल्लाह करे तो अल्लाह ने चाहा तो बरकत आएगी। तो इसने बोला, तो मैंने फिर ये घर में बनाना शुरू कर दिया। आपको यकीन था कि अगर हम घर में इस तरह अपने घर के किचन से कुछ बना के बाहर डिलीवर करेंगे तो लोग लेंगे, खरीदेंगे या आएंगे, हमारा काम चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यकीन तो था कि क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट बच्चे वगैरह ज्यादा रहते हैं ना, उनकी रहाइश है उधर, तो फिर वो मांग लेते हैं, कह देते थे कि आप ही हम प्रदेश से आए हुए हैं। तो आते जाते मैं उनको देखा करती थी ना, तो वो कुछ अच्छा नहीं समझते थे बाहर के खाने को ना। तो बाद में उन्होंने कहा कि आप बना लिया करें, हम यहीं से खाया करेंगे। सही। तो फिर मैंने बनाना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि एक सालन बन गया, फिर दूसरा, आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से अब मैं 3 से 4 चल पड़ा है अब। हाँ जी। अच्छा, आपका बेटा भी बीमार है, अब शोहर भी आपके बीमार हैं, उनका इलाज किस तरह करते हैं? मेरे जो शोहर हैं उनकी तो हम मेडिसिन नहीं ला रहे, ना ही ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी हॉस्पिटलों में तो धक्के ही हैं। तो जो मेरा बेटा है उसकी हर 8 दिन बाद मेडिसिन आनी होती है, क्योंकि अगर हम उसको मेडिसिन नहीं ना देते तो वो नीचे वाला हिस्सा उसका सुन्न होना शुरू हो जाता है, फिर वो गिरना शुरू हो जाता है, कभी कहाँ पे चोट लग गई, कभी कहाँ पे लग गई, तो वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए वो कहते हैं कि बच्चों का खर्चा मैनेज होता रहे तो हमारा अल्लाह वारिस। मतलब एक घर में 2 बीमार हैं और एक शख्स अगर ये कह रहा है घर का जो वारिस है कि मेरी दवाई की फिक्र ना करो, बच्चे का इलाज कराओ, तो आप सोचें कि वो क्या हालात होंगे, वो क्या मामलात होंगे जिसकी वजह से उनको अपने बच्चे का इलाज लाजमी करवाना पड़ रहा है, उसकी दवाई लाजमी उसको देनी पड़ रही है। अभी जो आपके घर के हालात हैं, आप लोग होटल चला रहे हैं, घर से ढाबा चला रहे हैं, उससे घर के मामलात सही तरीके से अदा हो जाते हैं, घर भी चल जाता है, बेटे की दवाई के अखराजात या बाकी बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे हो जाते हैं? नहीं, अभी तक जो रेंट है ना वो तो 2 माह हो गया, मैंने अभी पे नहीं किया ना। बिल वगैरह घर में रहती हैं आप? 6,000 रुपए रेंट है, बिल वगैरह डाल के 12 से 13,000 मंथली बनता है। अभी तो 20-25 हजार वो हो गए, अभी तक मैंने पे नहीं की, अभी तीसरा मंथ अभी स्टार्ट हो गया। तो बेटे मेरे की मेडिसिन जो थी वो जरूरी थी, तो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि थोड़ा, वो कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है, अभी आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने चाहा तो शुरू हो जाएगा। बस मेरी बेटी की ये ख्वाहिश है कि मम्मा इसको घर से उठा के कहीं मेन पॉइंट पे हम अगर ले जाते हैं ना तो हम फिर सारे खर्चे जो है ना मैनेज कर सकते हैं। चले, यहाँ पे एक मैसेज मैं एक तो और ये देना चाहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि हमारी बेटी हमारे बेटे की जगह, बेटी को बेटी की जगह ही रखें, क्योंकि वो भी बेटों से किसी तौर पे कम नहीं है, वो भी अगर आपके घर को सपोर्ट कर रही है तो वो बेटे के बराबर ही है। दूसरी बात ये, हुकाम बाला
या मुखय्यर हजरात या जो लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे ये अपील करेंगे अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से कि ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करें, क्योंकि वो आपसे मांग नहीं रहे, वो अपना घर अपनी मदद के ज़रिए खुद चला रहे हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए है, कोई ऐसी सपोर्ट जो कि उनको एक तरह से खड़ा कर दे ताकि वो अपने बाकी मामलात को अच्छे तरीके से अदा कर सकें। तो आप लोगों से ये अपील है, हुकाम बाला या हुकूमत या कोई और मुखय्यर हजरात जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कि ज़रूर इस तरह के लोगों की मदद करें। और जो मीरब के घर के आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे ये ज़रूर कहूँगी, ये मैसेज दूंगी कि मीरब और उसकी अम्मी जो खाना बनाती हैं वो ज़रूर ख़रीदें, वो ज़रूर खाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ख़रीदे खाने से उनकी मदद ज़रूर होती है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि मौसम तब्दील हो रहा है, नवंबर का एंड हो गया है, दिसंबर शुरू होने वाला है। हालांकि सर्दी तो अभी तक नहीं आई है जैसी इस मौसम में हुआ करती थी, लेकिन बहरहाल शादियां ज़रूर आना शुरू हो गई हैं जो कि हर सीज़न का हिस्सा होती हैं, ख़ासा होती हैं। जैसे ही नवंबर दिसंबर शुरू होता है लोगों के घरों में शादियां शुरू हो जाती हैं और बनाओ सिंगार और मेकअप के टिप्स और इस तरह की बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, किस तरह तैयार होना है, क्या मेकअप करना है, क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना। और एक ख़ास बात जो आपको बताऊं कि जिस तरह मौसम गर्मा के कपड़े आप मौसम सरमा में नहीं पहन सकते, वो आउट ऑफ सीज़न हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मौसम गर्मा में बारीक कपड़े हैं, मौसम सरमा के अलग कपड़े होते हैं मोटे। उसी तरह मौसम गर्मा के मेकअप की लुक जो है आप मौसम सरमा में नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी फिर आउट ऑफ सीज़न लगती है। वो ऐसा लगता है कि आपने गर्मी के मौसम का मेकअप जो है वो सर्दी के मौसम में कर दिया है। ये कुछ छोटी छोटी टेक्निकल बातें होती हैं मेकअप के हवाले से जो कि सीखना और समझना ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, तो जनाब इसी हवाले से कि अब मौसम सरमा शुरू हो चुका है तो किस तरह की मेकअप की लुक होनी चाहिए, इसमें हम बात करेंगे बुशरा नदीम, मेकअप आर्टिस्ट हैं मुल्तान से। उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बुशरा, जैसे मैं बात कर रही थी कि मौसम गर्मा के मेकअप की लुक आप मौसम सरमा में नहीं दे सकते, तो अभी मौसम सरमा शुरू हो गया है और शादियों का भी सीजन चल रहा है, क्या लुक चल रही है आजकल? आजकल बड़ी डिसेंट लुक चल रही है। सर्दियों में तो आप आईज जो हैं वो डार्क नहीं कर सकते, बहुत ओवर सी लगती हैं। आप लिप्स डार्क रखें, पीछी पीछी अपने चिक्स रखें तो बहुत अच्छी लुक आती है इस तरह आपकी। अच्छा, और बहुत ज़्यादा हैवी बेस तो बिल्कुल ना करें, इससे आपकी पेस्टी पेस्टी लुक आती है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रही हैं कि न्यूड मेकअप लुक जो है वो मौसम सरमा में चलेगी? बिल्कुल। अच्छा, अगर हम सर्दियों वाला मेकअप गर्मियों में नहीं हो सकता, गर्मियों वाला सर्दियों में नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हम मेकअप बॉक्स में डिफरेंट है। अच्छा बुशरा, अगर हम मेकअप बॉक्स में तब्दीली की बात करें तो क्या मेकअप बॉक्स में भी कुछ तब्दीलियां आती हैं या मेकअप तो वही रहता है, बस आपको अपनी लुक चेंज करनी होती है? नहीं, डिफरेंट चीज़ें आती रहती हैं, काफ़ी चीज़ें न्यू लॉन्च होती हैं, फिर हम लोगों को परचेज करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें न्यू, जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते हैं न्यू चीज़ें आ जाती हैं न्यू टेक्निक्स के साथ। अच्छा बुशरा, सर्दियों में जाहिर सी बात है हमें स्वेटिंग का मसला नहीं होता, गर्मियों में पसीना भी आता है, इसलिए भी कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। तो सर्दियों में किस तरह की बेस होनी चाहिए, किस तरह का मेकअप होना चाहिए कि स्वेटिंग का तो मसला नहीं है तो बेस आपकी लाइट हो, और क्या क्या प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं? आयशा, एक तरफ तो स्वेटिंग का मसला नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ ये ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर ड्राई स्किन का भी बहुत इशू होता है। ड्राई स्किन के लिए पहले हम स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको लिक्विड बेस यूज़ करते हैं। इसके लिए ना हमने ड्राई केक नहीं लगाना, ड्राई केक लगाने से हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ओवर सी लगेगी और ऐसे खिंची खिंची सी। इसमें आप लिक्विड बेस यूज़ करेंगे अपने फेस पे, और बीबी क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं सर्दियों में, बहुत अच्छी उससे लुक आती है जी। अच्छा बुशरा, शादी के भी जाहिर सी बात है अब तो इवेंट शुरू हो गए हैं और लोग चाहते हैं कि हम शादी पे दुल्हन से भी ज़्यादा अच्छे लगें, और बल्कि कुछ लोग तो तैयार भी ऐसे होते हैं कि सब यही चाहते हैं कुछ लोग तो तैयार भी ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है दुल्हन में फ़र्क मुश्किल हो जाता है कि दुल्हन कौन है। तो इस सिलसिले में आप लोगों को मशवरा क्या देंगी कि चले दुल्हन का तो एक अपना मेकअप है, जो शादी में लोग शरीक हो रहे हैं वो किस तरह का मेकअप करें? शादी वाले तो डिसेंट मेकअप करके आए, जो गेस्ट होते हैं वो डिसेंट मेकअप करके आए। इतना ओवर मेकअप करके तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी को ख़राब करते हैं। बिल्कुल डिसेंट सा मेकअप हो। नाइट में तो आप बेशक स्पार्किंग टच भी दे सकते हैं अपनी आईज पे, लैश भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी लुक अच्छी आती है।
और डे में तो आप बिल्कुल सॉफ्ट सा नॉर्मल सा मेकअप करें ताकि आप अच्छे लगें। इतना ओवर मेकअप करके तो बहुत अच्छी लुक ही नहीं अच्छी आती। सही। अच्छा बुशरा, हाइलाइटर का इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, सर्दियों में हाइलाइटर भी बहुत क्या इन है, यूज बहुत ज्यादा कर ज्यादा सकते इन हैं? है। जी बिल्कुल कर सकते हैं, इससे अच्छी लुक आती है, चीक्स आपके अच्छे लगते हैं, इनहेंस हो जाते हैं, बहुत प्यारी लुक आती है आपकी। लेकिन अच्छा। इसको भी लगाने लाइट सा अपना जरा लाइट सा ब्रश लगाएं, इतना बहुत ज्यादा ओवर लगाने की जरूरत नहीं है। बेस के बाद तो वैसे ही ये लाइट सा लगाते हैं तो बहुत ज्यादा शार्प लगता है ये। अच्छा, तो फिर किस तरह हाइलाइटर पहले यूज करना चाहिए, बेस लगा के या पाउडर लगा के, या उससे पहले बिल्कुल न्यूड फेस पे लगाना चाहिए? पहले आप लाइट सी अपनी बेस बनाएंगे। आप अगर आपने नॉर्मल मेकअप करना है तो आप बीबी क्रीम के साथ करें, तो उस पर आप लगा लें। अगर आपने कोई पार्टी कोई हैवी फंक्शन में जाना है शादी में तो आप लिक्विड बेस यूज करें, फिर उसके साथ लाइट सा ये हाइलाइटर लगाएं। और स्किन टोन का कितना इस पे असर पड़ता है, स्किन टोन का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है इस सिलसिले में? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आयशा, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्किन कलर पे आप वाइट टोन नहीं लगा सकते, वाइट टोन पे आप स्किन कलर नहीं लगा सकते। आप जब परचेज करें अपने यहाँ कोई भी फाउंडेशन या कोई भी आप बेस लें आप, तो आप अपनी स्किन टोन के साथ मैच करके लें। ऐसे अच्छा। अगर आप अपनी स्किन के साथ मैच करके नहीं लेंगे तो वो फिर बहुत ओवर लगेगा। सही। अच्छा, सर्दियों में हम लोगों की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और उसमें फिर हम लोग अक्सर वो टीवी स्टिक यूज़ कर लें या कोई इस तरह की बेस यूज़ कर लें तो स्किन और खिंची खिंची सी लगती है। इस सिलसिले में ज़रा हमारे लोगों को मशवरा दें कि कौन सी बेस यूज़ करनी चाहिए ड्राई स्किन वालों को, क्योंकि सर्दी का मौसम है, इसमें तो ऑयली स्किन वालों की भी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है। जी बिल्कुल, ऑयली स्किन का तो इतना इशू नहीं होता, ड्राई स्किन बहुत हो जाती है, ऑयली भी ड्राई हो जाती है इतनी ज़्यादा। आपने इसमें लिक्विड बेस यूज़ करनी है, स्टिक भी नहीं यूज़ करनी, लिक्विड बेस आप यूज़ करें। और इसके पहले आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लें अच्छी तरह, कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेके वो आप अपने फेस पर लगा लें। देन आप ये फाउंडेशन अप्लाई करें, फिर आपकी बहुत अच्छी बेस बनेगी। अच्छा, और ये भी साथ साथ बता दें बुशरा कि आजकल ब्लश ऑन कौन से ज़्यादा कलर इन हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ना सीजन के हिसाब से पीची होता है या पिंक होता है या अक्सर डार्क ब्लश ऑन भी होते हैं, तो अब सर्दी के हिसाब से कौन से ब्लश ऑन के कलर ज़्यादा इन हैं? सर्दी में भी पीच बहुत ज़्यादा इन है, पीच पिंक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और अच्छा भी यही लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है। और लिपस्टिक्स का भी बता दूं, लिपस्टिक का आप डार्क कलर यूज़ करें, रेड कलर यूज़ करें, विंटर्स में यही बेस्ट लगते हैं। रेड ऑरेंज हो गया, शॉकिंग पिंक हो गया, मरून हो गया, ये बहुत अच्छे लगते हैं सर्दियों में। लेकिन आईज आप इसके साथ अपनी लाइट रखें, आईज डार्क ना रखें। अच्छा, आईज लाइट हो, मतलब जैसे न्यूड आईज मेकअप होता है वो हो, लेकिन लिपस्टिक डार्क होनी चाहिए। बिल्कुल न्यूड आईज मेकअप करके, जी बिल्कुल। अच्छा, अब तो हम और एक होम रेमेडी भी बता दूं। जी जरूर जरूर। जी जरूर, आप बताइए होम रेमेडी। आप लोग ना जिनकी ड्राई स्किन है, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, वो 1 टीस्पून देसी घी लें और 2 टेबलस्पून दूध लें और कच्चा होना चाहिए, बॉयल नहीं हुआ होना चाहिए। इसमें आप बेसन का 1 टीस्पून ऐड करें और उसका पेस्ट बना लें। देन वो अपने फेस पर अप्लाई करें। विदिन 15 मिनट्स में आप देखिएगा कितने आउट क्लास रिजल्ट मिलेगा आपको। अच्छा, चलिए, मेरी स्किन ड्राई है, मेरी फेस की स्किन सर्दियों में तो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो आप ये यूज करिएगा, आप खुद कहेंगी बहुत अच्छी रेमेडी है। अच्छा, जबरदस्त है, फिर तो मैं ये लाजमी यूज करूंगी। जी इंशाल्लाह। और आलमंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, फ्यू ड्रॉप्स आलमंड ऑयल के आप अपने फिंगर्स पे लें और अपने फेस पे अप्लाई कर लें, वो भी बहुत अच्छा रहता है, स्किन आपकी नॉर्मल हो जाएगी, ड्राई नहीं हो। अच्छा बुशरा, हम अक्सर देखते हैं कि लोग ऐसे मौसम में कि स्किन ड्राई हो रही है, ढेर सारी वैसलीन मुंह पर लगा लेते हैं। हालांकि एक जगह मैं देख रही थी, एक स्किन के डॉक्टर थे, वो बता रहे थे, डर्माटोलॉजिस्ट, कि वैसलीन फेस के लिए सबसे खतरनाक चीज है। बिल्कुल, वैसलीन तो नहीं लगानी चाहिए, आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें या आलमंड ऑयल लगा लें अपने फेस पे। और सर्दियों में ना आप लोग जब फेस वॉश करते हैं या कोई सोप से अपना फेस वॉश करते हैं तो अपनी स्किन को ना बहुत ज़्यादा रब ना करें, टॉवल
बिल्कुल लाइट लाइट सा टैप करें अपने फेस पे, एकदम से वो फिर आप ऐसे करते हैं तो वो स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाती है। लाइट लाइट सा टैप करें आप, उसके बाद आप कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया बुशरा नदीम, आप हमारे प्रोग्राम में अच्छे अच्छे मशवरों के साथ, अच्छी अच्छी टिप्स के साथ आई थी और सर्दियों के हवाले से ख़ास तौर पे किस तरह का मेकअप होना चाहिए बुशरा ने हमें बताया है। लाइट मेकअप जो है ये लाजमी करें क्योंकि अब तो मेकअप भी लाजमी ही हो गया है, लेकिन लिपस्टिक आपकी डार्क हो सर्दी के मौसम की, ये टिप है जो बुशरा ने हमें दी है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जी, हम मौजूद हैं रूह अफ़ज़ा के किचन में, लेकिन आज हम कुछ मीठा नहीं बनाने जा रहे, आज हम बनाएंगे कुछ नमकीन रूह अफ़ज़ा के किचन से। तो अनम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी? मैं भी ठीक ठाक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम रूह अफ़ज़ा के किचन में जी रूह अफ़ज़ा के साथ तो नहीं बना सकते, नमकीन है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखिए मार्जिन निकलता है ना तो मैं फिर भी कर लेती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल भी मार्जिन नहीं निकल रहा था। तो मैं आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी चिकन हांडी बनाई है हमने। आप चाहें तो इसको मटन के साथ या बीफ के साथ, तो मीट की चॉइस जो है वो आपकी अपनी है, प्लस आप सी फूड के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो आप ये देखें ये ऑलमोस्ट डन है। अनम ने पहले से बनाना शुरू कर दी थी क्योंकि प्रोग्राम में अक्सर टाइम इतना नहीं होता कि वो चीज़, क्योंकि एक दिन पहले भी ऐसा हुआ, हम बना रहे थे वाइट चिकन, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया, वो हमारी हंडिया भी कंप्लीट नहीं हो सकी थी, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, अच्छा क्योंकि नाज़रीन को दिखा ना सके मैंने पकाया क्या है, वो किसी को कैसे पता चलेगा किसी को कैसे मैंने क्या पकाया। तो सिंपल रेसिपी है इसकी, तकरीबन 1 kg के करीब चिकन बोनलेस लिया था, आप विद बोन्स भी ले सकते हैं, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि हम हांडी बना रहे थे तो आपको पता है कि हांडी में ज़्यादातर जो है वो बोनलेस ही चिकन यूज़ किया जाता है। तो 1 kg चिकन था, तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल में मैंने उसको अच्छी तरह फ्राई किया, उसमें कलवंजी मैंने ऐड कर दी थी, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया 2 से 3 टेबलस्पून। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है मस्टर्ड सीड्स ऐड किए हैं मैंने इसके अंदर मैंने लाल मिर्च और हल्दी ऐड की। अच्छा, ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से जो है मैंने उसको कुक किया ऑयल के अंदर ही। उसके बाद मैंने 4 बड़े साइज के टमाटर लेके उनको थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया, वो डाले हैं, और साथ में तकरीबन 1 कप के करीब इसमें दही डालकर उसको पकने के लिए छोड़ दिया। अच्छा अनम, एक चीज़ जो यहाँ पे आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि हम लोग अक्सर देखते हैं जो इस तरह की हंडिया होती है जो थोड़ी मुश्किल जिसको कह सकते हैं, ज़्यादा मसाले, कलवंजी और मेथी दाने टाइप की चीज़ें डालने वाली, हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि बाजार से मसाले का डिब्बा ले आए, वो डाल दें और वो चीज़ वैसी बन जाएंगी, लेकिन घर के टेस्ट में और बाजारी मसाले के डब्बे के टेस्ट में क्या फ़र्क होता है? एक तो जो बाजारी डब्बे होते हैं उनमें एसेंस डले होते हैं, उनके अंदर जो उन एसेंस की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि आप बाहर के मसाले लेंगे फिर पैसे तो खर्च नहीं है, वही सारी चीजें मसाले जो उस पैकेट के अंदर हैं वही सारे मसाले आपके घर में अवेलेबल है, तो आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताती भी जाऊँ, बल्कि आपको खबरदार करती जाऊँ कि जो बाजार के मसाले हम खाते हैं या फ्रोज़न फूड खाते हैं, खाती तो खैर मैं भी कभी ना कभी हूँ, लेकिन बहरहाल ये खबरदार करना ज़रूरी है, कहते हैं कि उससे अल्सर की बीमारी बहुत होती है या इस तरह आपके मैदे की जो बीमारियां हैं वो बाजारी मसालों से ही होती हैं। तो एहतियात किया करें, कोशिश करें कि घर के मसाले ही यूज़ करें और इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ करें, जैसे कि अच्छी ऑथेंटिक कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करें। अब जैसे कि हमारे पास मरहबा कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मौजूद हैं, रूह अफ़ज़ा है, हनी है और साथ में एप्पल साइडर विनेगर है, और ये सारी चीज़ें जो है मैंने मसाले डालकर अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ दी। उसके बाद हम इसको करेंगे ड्राई। अब ये देख रहे हैं ऑयल ऊपर आ गया, ऑयल आ गया ऊपर, ऑयल ऊपर आ गया है। अच्छा, मैंने थोड़ी सी कलौंजी रखी हुई थी। अच्छा ना, एक सवाल मेरे ज़हन में आया था, क्या हम इसमें हनी ऐड कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते, नहीं क्योंकि आज में हम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। उसके बाद जो है अब इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके लिए जो है अब मैं लास्ट मोमेंट पे इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी, लाइक 1/3 टीस्पून के करीब, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर काफी और हमारे पास टाइम भी कम है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसकी प्रेजेंटेशन करके वो आपको दिखा भी दें। बिल्कुल। तो अब ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गई है। लास्ट मोमेंट के ऊपर मैं इसके अंदर ये वाली जो मिर्चें जिनको मैंने मसाला जो इसके अंदर डाला था उसको ही पानी में वेट करके थोड़ा सा मसाला से करके उसमें हरी मिर्चों में भी ऐड कर दिया। तो अब ये जो है हमारा देखने में स्पाइसी सी मज़ेदार सी डिश लग रही है, और अनम के खानों की तो मैं फ़ैन हूँ, ख़ास तौर पे अनम की स्वीट डिशेस की। वो स्वीट डिश तो मुझे अनम बिल्कुल नहीं, सॉरी वो स्वीट डिश तो मुझे भूलती नहीं है, वो जो थी
जो आपने रस्क के साथ बनाई थी, क्रीम रस्क वाली, हाँ। इतनी ज़बरदस्त वो डिश थी कि मैं तो बस फैन होगी। मुझे हमने अब तक उसकी रेसिपी नहीं भेजी। ओहो, कल मैंने आपको भेजनी थी बिल्कुल, और लेकिन वो ये हो जो हुआ कि मैं आपको भेज नहीं सकी। अच्छा, अब जल्दी से हम गार्निश कर दें इसको, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ये जी हो गया है, और इसके ऊपर जाएंगे थोड़े से अदरक। ठीक है जी। हरी मिर्चें पहले से बीच में जी, ऐड है, बिल्कुल। मसाला भरी हरी मिर्चें हैं तो वो बड़ी खूबसूरत उसमें नजर आ रही हैं। अच्छा, अदरक ऐड हो गया जी, चलो मैं करती और हूँ, ये आप हो गार्निश गया। करें। जो है अदरक से जो है इसकी फाइनल जो है गार्निश लुक आ गई है, ठीक है। अगर चाहें तो हरी मिर्चें जो है आप थोड़े से ऊपर धनिया भी डाल से- सकते हैं। अच्छा नहीं, धनिया जो है अचार चिकन में बिल्कुल भी नहीं जाता। धनिया से आपने अवॉइड करना है, धनिया बिल्कुल भी नहीं हम डालेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है मेरे पास चिकन ये अवेलेबल है। मज़ेदार से डिश हमारी रेडी हो गई है। अचार चिकन मैं खुद तो वैसे बना के खाती रहती हूँ, लेकिन आज अनम के हाथ से भी बना के खाऊंगी। और वही बात आ गई कि इस तरह की डिश बनाने में मैं अक्सर बाज़ार के मसाले यूज़ करती हूँ, लेकिन हमें वाकई अब वक्त गुजरने के साथ साथ हमें अपनी आदतें, अपनी हैबिट्स को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाहर के मसाले या बाहर की चीज़ें जो हैं ये बीमारियाँ पैदा करने की वजह बन रही हैं। और जैसे कि तहकीक भी है, सामने आई थी कुछ अर्सा पहले, कि जो बाज़ारी मसाले हैं वो अल्सर का बहुत बड़ा मसला पैदा करने का वजह बन रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही आप कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके साथ प्लीज ठंडा सा वो बनाएं, Drink? हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन yes, रहेगा। क्योंकि ये बहुत पानी भी तो spicy आपने सी dish पीना है है। ना, देखिए पानी भी तो आप पियेंगे, इसके साथ आप हमदर्द का रूह अफ़ज़ा बनाएं, बीच में थोड़ा सा मिंट और लेमनेड टाइप का मिंट लेमनेड वो तो बहुत ज़बरदस्त करके बनाएं और इसके साथ एंजॉय करें। डाइजेशन में भी बड़ा जबरदस्त बहुत ज़बरदस्त होगा। चलें जी, हमारी आज की डिश रेडी हो गई है। ये अचार चिकन है जो कि अनम ने बनाया है। अचार हंडिया भी इसको आप कह सकते हैं, गोश्त में भी आप ये बना सकते हैं, और जैसे अनम कही थी कि सी फूड में भी बना सकते हैं। सी फूड में बिल्कुल, प्रॉन्स में अगर आप इनको बनाएं तो इंतहाई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जरा थोड़ा प्रॉन लवर हूँ। सी फूड में सिर्फ मुझे प्रॉन्स ही अच्छे मुझे लगते भी prawns बहुत अच्छे तो लगते उसके हैं। साथ अगर आप ये अचारी प्रॉन्स बनाएं तो बहुत ही जबरदस्त बनेंगे। चलें, मैं कभी वो इंशाल्लाह भी try सून करेंगे। बनाऊंगी किसी कभी दिन अपने इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। चलें जी, बहरहाल हमारी आज की डिश भी हो गई। प्रोग्राम कैसा लगा इसका फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।